Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Noman Akhtar, your physics teacher. Dear students, today we are going to discuss our next topic, that is viscous drag and Stokes law. Dear students, इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमने विस्कोसिटी को, ड्रैग फोर्स को और स्टोक्स लॉ को, ये तीन टर्म्स को हमने डिस्कस करना है। और ये तीनों टर्म्स आपके पास एग्ज़ाम में अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ तीनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी विस्कोसिटी को। देखिए स्टूडेंट, विस्कोसिटी से मुराद या विस्कस मटेरियल से मुराद ऐसा मटेरियल होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि उस मटेरियल की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर मौजूद हैं तो हम कहते हैं ये मटेरियल बहुत ज़्यादा विस्कस है। अगर हम विस्कस का सादा अल्फाज में मतलब समझें तो विस्कस कहते हैं गाढ़ेपन को। ठीक है, किसी मटेरियल के अंदर कितना गाढ़ापन पाया जा रहा है, इस चीज़ को हम विस्कस कहते हैं। तो विस्कासिटी बेसिकली इसी चीज़ को डिफ़ाइन करेगी कि विस्कासिटी मैयर्स, विस्कासिटी जो है वो पैमाइश करती है, वो डिफ़ाइन करती है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कितनी ज़्यादा फोर्स ज़रूरत होगी टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड। अब फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस जिस तरह पहले बताए हुए दोनों कैटेगरीज हैं, यानी इसमें हम लिक्विड की भी बात कर सकते हैं कि कुछ लिक्विड जो हैं उनकी विस्कासिटी हाई है या लो है, या इसी तरह गैसेस की भी बात कर सकते हैं। तो इसमें होता यह है कि वो कह रहा है कि ये बेसिकली डिफाइन करेगा कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर एन अदर लेयर। यानी आम तौर पे हम विस्कासिटी को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि विस्कासिटी बेसिकली वो फोर्स होती है, कौन सी फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर एन अदर लेयर। यानी आप देखें जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उस टाइम पे उसकी जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स, उनके दरमियान जो फोर्स है बेसिकली ये उनके दरमियान, लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखनी है बात। नेक्स्ट मैंने लिख भी दिया है कि इट इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। यानी बेसिकली विस्कासिटी जो है वो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्लूइड की, जब वो फ्लो कर रहा होता है तो उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्सेस को डिफाइन करेगा, इंटरनल फ्रिक्शन को डिफाइन करेगा। तो यही वजह है कि बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कुछ मटेरियल जो है वो उनकी विस्कासिटी कम होती है, जिस तरह वाटर है, तो वाटर की विस्कासिटी कम है, वो इजीली आप देखते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आप जब उसको डालते हैं तो, या एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रहा होता है तो आप देखते हैं बड़ी इजीली मूव कर लेता है। बट ऐसे मटेरियल जिनकी विस्कासिटी बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल आप हनी की बात करें, शहद जो है, तो या इसी तरह से टार है, तो ये जितने भी मटेरियल है इनकी विस्कासिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं जब हम उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं तो उस टाइम पे उनकी धार बनती है। आपने अगर देखो ना, शहद को आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर जैसे ही उंडेल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े धीरे धीरे जो है वो रोटेट करता हुआ नीचे की जानिब जो है ना उसकी धार मूव करके आती है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक जो फ्लूइड है उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो बेसिकली विस्कासिटी को डिफाइन कर रही है। यानी ये ऐसा मटेरियल है जिसकी विस्कासिटी हाई होगी। फर्दर देख लीजिए, इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। ईटा इसको पढ़ते हैं, ये ग्रीक लेटर है और ईटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है विस्कासिटी को। नेक्स्ट दो पॉइंट्स मैंने लिख दिए कि फ्लूइड्स दैट डू नॉट फ्लो इजीली, ऐसे फ्लूइड जो इजीली फ्लो नहीं कर सकते, हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी, इनकी विस्कासिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल टार है आपके पास या हनी है। इसी तरह से फ्लूइड्स दैट फ्लो इजीली हैव स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे फ्लूइड्स जिनकी जो इजीली फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लूइड्स जो हैं इनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल वाटर जी आपके सामने लिखा है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो अभी हमने जस्ट जो डिस्कस की है बात वो ये है कि विस्कोसिटी को आपने डिफाइन करना है कि विस्कोसिटी बेसिकली एक वो फोर्स है जो जब भी फ्लूइड मूव करता है तो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना उसको हम विस्कोसिटी कहेंगे, और इसको ग्रीक लेटर ईटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर कोई फ्लूइड इजीली मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा, और अगर कोई फ्लूइड जो है वो इजीली मूव नहीं कर रहा तो फिर उसका लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा। दोनों की एग्जांपल साथ में हमने यहाँ पे लिख दी है। नेक्स्ट ही हम डिस्कस करते हैं ड्रैग फोर्स को। देखिए स्टूडेंट, ड्रैग फोर्स बेसिकली उस रिटार्डिंग फोर्स को कहते हैं जो किसी भी फ्लूइड के रास्ते में अपोज करने के लिए, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए जो फोर्स
सामने असरअंदाज हो रही होती है, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो आपके सामने मैंने इसको डिफाइन किया कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, जब भी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रही होती है, एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स, वो एक रिटार्डिंग फोर्स, ये वर्ड रिटार्डेशन से निकला है। अगर आपको याद हो तो आप एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो तो उसको आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो उसको आप रिटार्डेशन भी कहते थे। ये वर्ड बेसिकली उधर से रिटार्डेशन से। तो रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये है रुकावट पैदा करने वाली जो फोर्स होगी, यानी कि इसको आप अपोजिंग फोर्स भी कह सकते हैं। तो ऐसी फोर्स जब जब भी कोई बॉडी जो किसी भी फ्लूइड में से मूव कर रही होती है, तो उस टाइम पे उसको जो रुकावट पैदा करने वाली, उस पर असरअंदाज होने वाली जो फोर्स है, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। आप देखिए, आपके सामने लिखा है कि व्हेन अ पैराशूट ओपन्स, जब भी आप पैराशूट को आपने देखा है, उसको जैसे ही आप खोलते हो तो ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एंड द स्काई डाइवर स्लोज डाउन। आपने देखा हुआ होगा कि आम तौर पे जैसे ही पैराशूट जो है उसको जैसे ही ओपन कर दिया जाता है तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, और जो स्काई डाइवर्स है वो क्या करता है, वो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट शेप। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ड्रैग फोर्स जो है ये ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड करेगा, और फ्लूइड की स्पीड पे डिपेंडेंस है इसकी, और तीसरी चीज़ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ। आम तौर पे आपने देखा होगा कि जो जितनी भी हमारे पास रेसिंग कार्स होती हैं या बोट्स या शिप्स को अगर आप देखें तो इनकी जितनी शेप है, वो आपने देखा होगा कि इनकी शेप को आगे से नोकीला बनाया जाता है। एयरप्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है। इसकी वजह ये होती है ताकि इनको सामने से जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो कम से कम रुकावट पैदा करें, उन पे कम से कम असरअंदाज हों, और उनकी स्पीड पे, ताकि उस पर इस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े। यानी आम तौर पे आपने देखा है, जब भी आप एरोप्लेन के देख लें, आम जो शिप हैं, सबमरीन वगैरह को देख लें, इन सारी चीज़ों की जो शेप बनी हुई होती है, इस शेप को अगर आप देखें तो वो आगे से नोकीली होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने एयर के अंदर या फ्लूइड, अगर वाटर है, पानी के ऊपर कोई चीज़ तैर रही है, बोट को देख लें, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्लूइड के अंदर से जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसको सामने से जो अपोजिंग फोर्स उस पर असरअंदाज होगी, उसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो पैराशूट की एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं जी। ठीक है। और आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ड्रैग फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट की शेप पे, नंबर 2 फ्लूइड की स्पीड पे, और नंबर 3 विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। ठीक है जी। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल या इसकी जो डिपेंडेंस की ये जो फैक्टर्स लास्ट लाइन में मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट ही हम स्टोक्स लॉ को डिस्कस करते हैं। स्टोक्स लॉ बेसिकली लॉ है जो हमें ड्रैग फोर्स को डिफाइन करके उसकी वैल्यू बताता है। आप देखें, लिखा है कि इट स्टेट्स दैट द ड्रैग फोर्स acts on a spherical object of radius r moving with a velocity v through a fluid of viscosity eta is given by the rotation। बेसिकली जो स्टोक्स लॉ है ये हमें ड्रैग फोर्स की वैल्यू बता रहा है कि ड्रैग फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, कि ड्रैग फोर्स जो किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट होती है, तो उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का अगर रेडियस आर हो और वो मूव कर रही हो, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, जिस फ्लूइड में से वो फ्लो कर रही है उस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है उसको अगर हम ईटा कह दें, तो फिर हमारे पास ये जो रिलेशन आपके सामने लिखा है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये बेसिकली रिलेशन जो है ना ये कहलाता है स्टोक्स लॉ। और इसमें जो 6 पाई है फैक्टर, ये फैक्टर कांस्टेंट है, ईटा जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर जो है ये रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और उस वो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट थी, और वी जो है यहाँ पे, वी आपके पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है। तो यानी जिस तरह हमने पहले बात की है, ये ऊपर देखे फैक्टर्स, जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड कर रही है ऑब्जेक्ट्स की शेप पे। ठीक है जी। तो शेप में ज़ाहिर है वो अगर स्फेरिकल शेप है तो फिर इसमें यहाँ पे मुराद जो है कि इसकी जो डिपेंडेंस है वो रेडियस पे होगी, दूसरी चीज़ फ्लूइड की स्पीड है, और तीसरी चीज़ जो है विस्कोसिटी ईटा है। तो अगर आप कांस्टेंट को छोड़ दें, 6 पाई को छोड़ दें, बाकी फैक्टर्स देखें ईटा आर वी, ये बेसिकली सारे के सारे यही 3 फैक्टर्स हैं। ऑब्जेक्ट शेप स्फेरिकल, फ्लूइड स्पीड वी हो जाएगी, और ये जो आपके पास विस्कोसिटी है इसका कोएफिशिएंट ईटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो स्टोक्स लॉ है ये आपको ड्रैग फोर्स की वैल्यू बताता है। ठीक है जी। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ड्रैग फोर्स बेसिकली ये आपको क्या बता रही है, ड्रैग फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी eta is given by the relation।
और ये रिलेशन जो है ये स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहलाएगी। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अ स्टील बॉल ऑफ अ रेडियस आर फॉलिंग स्लोली इन अ ग्लाइसरीन विल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स। आम तौर पे जो स्टील बॉल है, अगर उसको आप देखें, स्टील बॉल जिसका रेडियस आर है और फॉलिंग स्लोली इन ग्लाइसरीन, उसको अगर आप किसी ऐसी लिक्विड में से जिसकी विस्कासिटी कम हो, यानी वाटर में से अगर आप उसको मूव करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वो फ़ौरन से मूव कर जाएगा एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन ग्लिसरीन की बात कर रहे हैं, ये आपके पास एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है, कि इसमें से जब उसको आप मूव करवाएंगे तो आप देखेंगे कि वो वेरी स्लोली मूव करेगा और विल एक्सपीरियंस अ ड्रैग फोर्स। तो उस टाइम पे वो ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि ड्रैग फोर्स है आपके पास F इज इक्वल टू 6/η/RV के बराबर। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपने विस्कासिटी, ड्रैग फोर्स और स्टोक्स लॉ को शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।